तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं 12th का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। So what is electrostatics? Electrostatics is study of charges at rest. तो सबसे पहले हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जब वो रेस्ट पे होंगे। तो जब रेस्ट पे होंगे तो कैसे वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, कैसे फील्ड बनाएंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब चार्जेस मोशन में होंगे तो करंट बनाएंगे। फिर हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। देन फिर पता लगेगा अगर किसी वायर में से करंट पास करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो ऐसे उसके फिर आगे इफेक्ट्स, बहुत बड़ा यूनिट है 12th का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ सिलेबस कवर हो जाता है। बट उस सब का जो जड़ है, ठीक है, वो है चार्ज। तो सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में समझना है कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जो आपको लिखना नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए कि चार्ज का नाम चार्ज कैसे पड़ा। ठीक है, तो पहले जमाने में, बहुत पहले, लोगों को कुछ नहीं पता था एटम कैसा होता है, लोगों को कुछ नहीं पता था कि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई नॉलेज नहीं थी। बट एक चीज लोगों ने देखी थी कि अगर सिल्क का क्लोथ, बड़ा कॉमनली पाया जाता था रुमाल एंड ऑल की फॉर्म में, अगर उसको ग्लास रॉड के साथ रब किया जाए, तो वैसे तो ग्लास रॉड को अगर आप पीसीज ऑफ पेपर के पास लेके जाओ तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करने के बाद उस ग्लास रॉड को अगर आप पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाओ, तो पहले लोगों ने नोटिस किया कि इन दोनों में अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो यहां से इनको एक चीज पता लग गई कि जो ग्लास रॉड नॉर्मल है उसको पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाओ, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप उसको सिल के साथ रब करते हो और फिर उसको पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हो तो वो उसको खींच लेता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ ताकत आ जाती है। तो वहां से एक वर्ड बना चार्ज। जैसे हम कहते हैं ना कि आज हमने कुछ खा लिया तो अब हम चार्ज हो गए, तो फोर्स आ जाना, ताकत आ जाना। तो पता कुछ नहीं था इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये नहीं पता था प्रोटॉन्स क्या होते हैं। बट इतना पता था कि जब इसको सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हैं तो इसमें कोई ताकत आती है, ये पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है, तो वहां से उसका नाम पड़ा, ये चार्ज हो जाती है। फिर सेम एक्सपेरिमेंट करा गया, एक एबोनाइट रॉड, जो रबड़ जैसा मटेरियल होता है, उसको वूल के साथ रब किया गया। सिल्क के साथ वो चार्ज नहीं हो रही थी, उसको वूल के साथ रब किया गया, और उसको भी जब पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाया गया तो उसने भी उसको अट्रैक्ट किया। तो इतना पता लग गया था कि ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ ग्लास रॉड और सिल्क में नहीं है, ये बहुत मटेरियल में पाई जाती है। बहुत ऐसे मटेरियल और ढूंढे गए जिनको जब आप रब करते थे और पीसेस ऑफ पेपर के पास लाते थे तो वो उनको खींच लेते थे, तो खींच लेते थे, बोलते थे ये चार्ज हो गई है। तो ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने बहुत पहले करे हुए थे। और फिर ये देखा गया कि एक ग्लास रॉड जो चार्ज्ड होनी चाहिए, ठीक है, जो सिल्क के साथ रब करी थी, चार्ज ग्लास रॉड, उसको दूसरी चार्ज ग्लास रॉड के पास लाए तो दोनों के बीच में रिपल्शन रिपल्शन हुई। दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। एंड सेम, जब आप चार्ज एबोनाइट रॉड दूसरी चार्ज एबोनाइट रॉड के करीब लाई गई तो उन्होंने भी एक दूसरे को रिपेल किया। तो ये तो पता था कि ये दोनों चार्ज हो रही हैं और दोनों बिल्कुल एक तरह का मटेरियल है। तो लोगों को ये बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले ये बात क्लियर थी दैट, पहली बात, बॉडी कैसे चार्ज होती है, एंड दूसरा, लाइक चार्जेस जो होते हैं, दे रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। ये पहले ही मालूम थी। ठीक है, देन एक चार्ज एबोनाइट रॉड को एक चार्ज ग्लास रॉड के पास लाया गया और देखा कि उनके बीच में अट्रैक्शन हुई है। ठीक है, इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो फिर उन्होंने सोचा और पाया कि जो सेम तरह की ग्लास रॉड और ग्लास रॉड है वो रिपेल कर रही थी। एबोनाइट रॉड और एबोनाइट रॉड चार्ज थी, उन पे एक ही तरह का चार्ज होगा, वो रिपेल कर रहे थे, लेकिन ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब लोगों को क्लियर हो गया था कि चार्ज एक तरह का नहीं होता, दो तरह का होता है। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं, दे रिपेल ईच अदर, एंड जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इतनी कहानी तो लोगों को बहुत पहले क्लियर, ठीक है, कि चार्ज क्या होता है, उसकी पूरी डिटेल नहीं मालूम थी। ठीक है, लेकिन कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं और
दुनिया में दो तरह के चार्ज पाए जाते हैं, जो सिमिलर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट होते हैं, अनलाइक होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बाय कन्वेंशन, बिल्कुल बाय कन्वेंशन, जो ग्लास रॉड पे चार्ज था उसको पॉजिटिव कहा गया। अब कोई भी बॉडी को चार्ज करके ग्लास रॉड के पास लाते थे, अगर वो उसको रिपेल कर देती थी तो बोल देते थे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर वो उसको अट्रैक्ट कर लेती थी तो बोल देते थे कि ये नेगेटिवली चार्ज है। कोई ऐसा नहीं होता चार्ज पे प्लस या माइनस साइन बना होता है, बिल्कुल बाय कन्वेंशन। तो बाय कन्वेंशन ये जो ग्लास रॉड थी जिसको सिल के साथ रब किया था, इस पे कौन सा आया चार्ज, कौन सा लेट किया गया, दैट इज पॉजिटिव। तो चलिए चार्ज की डेफिनेशन करते हैं। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है कि उसके अंदर ही पाई जाती है, यानी हम बाहर से कुछ नहीं ऐड करते, उसकी अपनी ही प्रॉपर्टी। So it is intrinsic property of matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects. तो चार्ज क्या है? एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर पाई जाने वाली प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स बनाता है एंड महसूस करता है। ठीक है। बाय कन्वेंशन, शक्ल पे नहीं लिखा चार्ज के, बाय कन्वेंशन देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बिल्कुल बाय कन्वेंशन। तो चार्ज को बाय कन्वेंशन कितने तरह का माना गया? दो, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, आपको याद रखना है। CGS unit of charge is ESU, that is electrostatic unit, and 1 coulomb is equal to 3 into 10 की पावर 9 ESU। फिलहाल आपको ये याद करना है, ठीक है। तो क्या है? चार्जेस कितने तरह के होंगे? दो, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड इसकी एसआई यूनिट क्या है? कूलम। एंड सीजीएस यूनिट क्या है? ईएसयू, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में अपने नोट्स में। एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज एटी। ये आपने छोटी क्लासेस 10th में भी करा हुआ है। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को जनरली हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो क्यू है वो कितना आ जाएगा? करंट इनटू टाइम। तो करंट की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल, करंट और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एंड टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज आपको याद रखनी है, इट इज ए टी, एट, ऐसे याद रखें। ठीक है, बहुत जगह यूज होगी। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज ए टी। उसके बाद जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है उसको अज्यूम करा गया प्लस ई, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को अज्यूम करा गया माइनस ई। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये दुनिया का सबसे छोटा एग्जिस्ट करने वाला चार्ज है, इसलिए इसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी रखी गई? आपको याद रखनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की उतनी ही नेगेटिव। ठीक है। सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज प्लस ई, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई। व्हाट इज ई? जो दुनिया में सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, विच इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन का पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। एंड वैल्यू ऑफ ई प्लीज याद रखिए हमेशा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये थोड़ी सी चीजें हमने जो पढ़ी हैं, 2 मिनट लगा के उसको अच्छे से पढ़ो, फिर आगे बढ़ना। तो अगर आपने उसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो आगे सुने। नेक्स्ट हमने पढ़ना है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किसी बॉडी को चार्ज किया कैसे जाता है। ठीक है, माना कि उसके अंदर है, लेकिन हर वक्त तो नहीं है ना। तो बॉडी पे जो चार्ज होता है कैसे किया जाता है, या क्या रीजन है कि वो बॉडी चार्ज हो जाती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो कैसे वो चार्ज होती है, ये समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन का एटम है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कार्बन एटम में बेसिकली इतना तो हमें पता है ना कि जो एटम होता है उसके अंदर एक बहुत, ये तो बहुत बड़ा बना रखा है, बहुत टाइनी सी स्पेस होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। वहां पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं विद वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दैट इज न्यूक्लियर फोर्सेस। तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियस का भी बड़ा दिखा रखा है, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है।
तो मतलब इतना छोटा होता है कि आप माने कि फुटबॉल की फील्ड में जैसे एक पीनट पड़ा हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है, वहाँ पे जो हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो वहाँ रहते हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में अकॉर्डिंग टू बोहर एंड रदरफोर्ड मॉडल अगर हम चलें, तो बाहर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है? सो हमें मालूम है कि कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है? और 12 इसका मास नंबर है, तो 12 माइनस 6 इज 6, ये इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है? अगर वो न्यूट्रल है तो 6 उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को नहीं आप निकाल सकते, वो बहुत टाइटली बाउंड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉडी गेन भी कर सकती है, वो लूज भी कर सकती है। अगर न्यूट्रल स्टेट की बात की जाए यहाँ पे, ठीक है, तो इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, तो 6 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना हो गया, +6 e, और 6 इलेक्ट्रॉन्स का कितना चार्ज हो गया, -6 e, बिकॉज चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +e एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -e, तो इस पे नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है? अगर किसी तरह से हम इसका कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें, हम क्या कर दें, लेट से हम इसका 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, ठीक है? अगर इस कार्बन एटम के हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें तो क्या होगा? अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है? तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा +6 e, और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए ना, तो कितने बचे, 4 बचे, तो -4 e, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2 e। समझ रहे हो बात को? जब बाय डिफॉल्ट जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स घटा दोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो उनका नंबर कम हो जाएगा, ठीक है? तो बॉडी पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो हम उसको बोलेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है? अगर किसी तरीके से हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, पहले इसमें 6 प्रोटॉन, वो तो सेम ही रहने हैं, उसका चार्ज +6 ही रहेगा, तो पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अब हो जाएंगे 9, बिकॉज आपने 3 ऐड कर दिए हैं, तो -9 e, यानी कितना चार्ज हो जाएगा, -3 e, और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा। तो आपको क्या याद करना है, ध्यान से सुने, न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, ठीक है? प्रोटॉन्स को आप हटा नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज वो न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड है। इलेक्ट्रॉन्स को ऐड भी किया जा सकता है, कैसे किया जाता है वो सीखेंगे हम, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव भी किया जा सकता है, बिकॉज वो बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, एंड वो उतने टाइटली बाउंड नहीं होते। अगर किसी तरह से बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, तो वो नेगेटिवली चीजें लूज कर देगी, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर वो किसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बात क्लियर है? Therefore, a body can be charged only by gain or loss of electrons. बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी तो नेगेटिवली चार्ज, लूज करेगी तो पॉजिटिवली चार्ज। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सो ये आपके नोट्स पे लिखा हुआ है, साथ साथ रीड करें। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग चार्ज इन अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अगर आपने बॉडी को चार्ज करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे बॉडी में से, या उसमें ऐड करने पड़ेंगे, या उसमें से रिमूव करने पड़ेंगे। Every material is composed of atoms. In an atom, the number of positively charged protons must be equal to number of negatively charged electrons. Atom में protons और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होता है. So it is electrically neutral. Protons are tightly packed in nucleus, therefore they cannot be removed or added. Electrons revolve in outer orbits, so they can be easily removed or added. जो मैंने आपको समझाया था. By any process, if some of electrons are removed, आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए,
बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना, नेगेटिव चीजें कम होगी तो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकम मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑन अदर हैंड, द मटेरियल दैट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन, अगर किसी को आपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. देयरफॉर आपको याद रखना है, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली. किसी भी बॉडी को चार्ज करने का एक ही तरीका है, या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो या उसको इलेक्ट्रॉन दे दो. दिस इज नोन एज मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. 2 मिनट लगा के लेक्चर को पॉज करके इसको अच्छे से रीड करें, समझें, फिर आगे बढ़ें. तो चलिए चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं. सो पहली प्रॉपर्टी इज दैट चार्ज इज स्केलर. तो अगर आपने चार्ज को प्लस माइनस करना है, यानी एक बॉडी पहले ही चार्ज है, आपने उसको चार्ज दिया, बढ़ाया या घटाया, तो आपको अलजेब्रिकली जोड़ना है, ठीक है. लेट्स एक बॉडी पे चार्ज है +2 कूलम, आपने 2 कूलम और दे दिया या 3 कूलम और दे दिया तो वो 5 कूलम हो जाएगा. या बॉडी पे चार्ज था +2 ई, आपने 3 इलेक्ट्रॉन -3 ई चार्ज और दे दिया तो क्या हो गया, -E, ठीक है. तो वेरी सिंपल प्रॉपर्टी. चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो अल्जेब्रिकली विद साइन इसको प्लस माइनस करेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी जो बहुत पहले लोगों को क्लियर हो गई थी, वो क्या थी, दैट लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा, एंड अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा. सो वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, दैट लाइक चार्जेस क्या होगा, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं. So next property is that charge is quantized. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. अब बात को समझे, हमने अभी करा था मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. तो उसमें हमने बात करी दैट बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं तो एक ही तरीका है, या उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो या उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दो, ठीक है, दूसरा कोई तरीका नहीं है. अब बॉडी में से ऐसा तो होगा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा. जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या उसको मिलेंगे वो इंटीग्रल नंबर ही मिलेंगे, ठीक है. और लेट्स से कि हमने बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो अगर हमने बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो उस पर चार्ज हो जाएगा +5 ई. ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. बात समझ रहे हो. अगर हमने बॉडी को 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, -10 ई. अब बात समझो ना, पहले तो वो न्यूट्रल होते हैं. अब जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतने का मल्टीपल पॉजिटिव में उस पर चार्ज आएगा, या कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दोगे उतने का मल्टीपल उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. लेट्स से बॉडी को आपने लाख इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, -10⁵ बात समझ रहे हैं. तो बॉडी में से जब बॉडी को आपने चार्ज करना है तो या तो उसको इलेक्ट्रॉन्स देने हैं या इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं. एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हम देंगे बॉडी को या निकाल लेंगे वो कोई इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा इलेक्ट्रॉन का, ऐसे तो होगा नहीं कि 1.5 निकाल लेंगे, ठीक है. तो दुनिया में जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, जो भी दुनिया में चार्ज एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू +-NE, where n belongs to integer and E is charge of electron and n belongs to integer and E is charge of electron which is 1.6 into 10 की पावर -19. अब प्लस माइनस खुद से डिसाइड करना. अगर इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ने गेन किए हैं तो माइनस लगाना, अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो प्लस लगाना, ठीक है. तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कहती है कि बॉडी जब भी चार्ज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स या आप उसको दोगे या उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालोगे. तो जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या बाहर निकलेंगे वो क्या होंगे, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होंगे. ऐसा तो होगा नहीं कि वो फ्रैक्शनल होंगे, ठीक है. तो जो दुनिया में चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो कौन सी शेप का एग्जिस्ट करेगा, +-NE, n बिलोंग्स टू इंटीजर, प्लस माइनस आपको खुद से डिसाइड करना है, ठीक है, कि उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए या गेन किए. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो मैं एक बार रीड कर देता हूं. So charge quantization is principle that the charge of any object
is an integral multiple of elementary charge, that is charge of electron. Thus, an object's charge can be 0e, 1e, minus e, 2e, but it cannot be 12.1e or minus 3.8e. ठीक है। और ये फॉर्मूला, इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी। ये फॉर्मूला आपने कब लगाना है? अगर आपको n पता है तो q मिल जाएगा। व्हाट इज n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। ठीक है, e की वैल्यू तो आपको याद ही करनी है ना, 1.6 इंटू 10⁻19। तो अगर आपको n पता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन पता है, तो आपको q मिल जाएगा। या किसी केस में q पता है तो e तो आपको मालूम ही है, तो आप n निकाल लो। ये ऐसे सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना आपने। q पता है तो n निकाल लो, n पता है तो q निकाल लो, प्लस माइनस का दिमाग खुद से लगा लो। एक न्यूमेरिकल करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय बॉडी, आपको n निकालना है, इफ इट्स चार्ज इज -1 कूलम। तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएं, Q इक्वल टू एन ई। जरूरी नहीं प्लस माइनस डालना है, तो माइनस कट जाएगा। Q कितना है? 1। माइनस डालोगे तो उधर भी माइनस लिख लेना। एंड n आपने निकालना है। E इज 1.6 इंटू 10⁻19। यहां से n कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। पावर को ऊपर ले जाएं, 10⁻19 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लें। इसको लिख लें 10 इंटू 10⁻18, और नीचे 1.6 है, उसका भी पॉइंट ऊपर ले जाएं, तो ये दोनों कट जाएंगे। 50/8, 25/4, 25/4 कितना होता है? दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18। तो बेसिकली अगर बॉडी पे चार्ज है -1 कूलम, तो बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं? कुछ छोटा मोटा नंबर नहीं है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बिकॉज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, एंड इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, और अगर बॉडी पे +1 कूलम चार्ज है, देन बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं? 6.25 इंटू 10⁸। यहां पे हमारे पास क्यू हमें मालूम था, तो हमने एन निकाला। ऐसे कोई भी क्यू दुनिया में आपको मालूम है तो आप एन निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अज्यूम दैट ईच एटम इन कॉपर वायर लूजेस 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। हर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। एस्टिमेट चार्ज ऑफ 6.4 ग्राम ऑफ कॉपर वायर, एंड जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर इज 64। यानी एक मोल का कितना मास होगा? 64। चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं। पहली बात, हमारे पास 6.4 ग्राम ऑफ कॉपर है, तो हमें मालूम है 64 ग्राम ऑफ कॉपर में कितने एटम्स होंगे। दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। मैं एवोगैड्रो नंबर को 6 इंटू 10⁻23 ले रहा हूं। ठीक है, तो 64 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? 6 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स हो जाएंगे? दैट इज 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 64। तो 6.4 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? दैट इज 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 6.4। तो कितने एटम्स आ जाएंगे? ये 6 इंटू 10⁻22 एटम। यानी जो 6.4 ग्राम हमारे पास कॉपर है, उसमें इतने एटम्स हैं, विच इज 6 इंटू 10⁻22 एटम्स। अब इन्होंने कहा ईच एटम लूजेस 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। हर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कितने होंगे? भाई जितने एटम्स हैं उतने ही होंगे ना। अगर हर कोई दो दो करता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए, तो कितना चार्ज डेवलप हो गया होगा? प्लस माइनस का दिमाग खुद लगा लिया करो। इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, दैट इज प्लस एन ही लिखेंगे हम। तो कितना है एन का नंबर? 6 इंटू 10⁻22 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो कितना आ जाएगा?
6 इंटू 1.6 क्या होगा? 9.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो अगर कॉपर में 6.4 ग्राम कॉपर में हर एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उस पर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा? 9.6 इंटू 10⁻³ बहुत ही सिंपल था। 64 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम 6.4 के निकाल लिए। अब हर किसी ने एक एक इलेक्ट्रॉन ही लूज किया तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट मिल गए। इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट मिल गए, ये सारी दुनिया को पता है, तो हमें क्यों मिल गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो हमने प्लस मार्क किया, अदरवाइज हम माइनस। तो चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीइथाइल इज रब्ड विद वूल, रबर जैसा मटेरियल होता है ये, अ चार्ज ऑफ दिस इज डेवलप्ड, फाइंड द मास लॉस्ट। उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, दैट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। ठीक है, तो हमने ये ढूंढना है कितना उसने मास लूज कर दिया। तो प्लीज ध्यान से सुने, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो आपको याद होना चाहिए। नहीं तो हम याद टेबल एक बनवाएंगे आगे, उससे आपको पूरा याद होगा। 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पीस ऑफ पॉली, कोई मटेरियल है पॉलीथाइल, उसके ऊपर चार्ज कितना है? दैट इज +2 इंटू 10⁻⁷, दैट इज इक्वल टू n इंटू ई की वैल्यू हम खुद से डाल देते हैं। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कितने आ जाएंगे? दैट इज 20/16, दैट इज 10/8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, सो इतने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज कर दिए और एक इलेक्ट्रॉन का ये मास होता है। ठीक है, तो कितना मास लूज कर दिया? जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट आपको मिल जाएंगे। सो बेसिकली जो थर्ड प्रॉपर्टी थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? बॉडी जब भी इलेक्ट्रॉन, जब भी चार्ज होगी तो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगी। ठीक है, और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होंगे इंटीग्रल मल्टीपल में ही होंगे। तो दुनिया का जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो प्लस माइनस एन की फॉर्म में करेगा। ठीक है, प्लस माइनस का दिमाग हम खुद लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो प्लस, गेन हुआ है तो माइनस। इस फॉर्मूला से चार्ज पता हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन मिल जाते हैं, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन पता हो तो चार्ज